प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका एक एक दिन बीतता जा रहा है और आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पहले सारे पाठ का विश्लेषण आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। कितना सफल हो पाती हूं वो अभी देखना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 2 पाठ का वीडियो अपलोड किया है। आशा करती हूँ आप तक पहुँच गया होगा। आपके पद्य भाग का तीसरा पाठ है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य। इस पाठ का विश्लेषण करने से पहले अगर हम जयशंकर प्रसाद के जीवन का संक्षिप्त परिचय ले लेंगे तो पाठ को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। छायावादी का अर्थ होता है कि जो पंक्ति लिखी गई है उस पंक्ति में प्रत्यक्ष रूप में कुछ और कहा जा रहा है, पर परोक्ष रूप में उसका कुछ और मतलब निकल रहा है। अर्थात एक ही पंक्ति के 2 अर्थ निकलते हैं। इस प्रकार की शैली में जो कविता लिखी जाती है उस कविता को लिखने वाले कवि को छायावादी कवि कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कवि थे। उनका जीवन बहुत कष्ट भरा रहा है। 8वीं कक्षा के बाद उन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की। 8वीं कक्षा तक वो स्कूल गए। उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा में उन्होंने ज्ञान हासिल किया, लेकिन घर पर रहकर। 8वीं कक्षा के बाद वो स्कूल नहीं गए। उसके बाद उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। बहुत कम उम्र में उनके माता पिता और बड़े भाई असामयिक निधन हो गया। उनका माता पिता और बड़े भाई का असामयिक निधन हो गया, मतलब समय से पहले निधन हो गया। उनके जीवन के अभिन्न अंग उनसे अलग हो गए। जिंदगी थोड़ी आगे बढ़ी। युवावस्था में जाने पर जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी भी उनके साथ काफ़ी दिनों तक नहीं टिक सकी। पत्नी की भी अनायास मृत्यु हो गई, जिसने जयशंकर प्रसाद के जीवन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। अपने उसी दुख में, उसी पीड़ा में अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। उस समय हंस नाम की एक पत्रिका छपा करती थी, जिसमें एक कॉलम रहता था जिसमें हर कवि या लेखक अपनी आत्मकथा लिखा करते थे। हर समय पत्रिका जब भी छपती थी किसी न किसी की आत्मकथा उसमें अंकित रहती थी। जयशंकर प्रसाद से भी किसी ने आग्रह किया कि भाई जब आत्मकथा लिखने की बात है और सभी लोगों की छपती है वहाँ पर आत्मकथा, तो क्यों ना आप भी प्रयास करते हैं। पूछे गए मित्र का तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, पर इस पूछे गए प्रश्न से उनके मन में जो भावनाएं गूंजी, उन भावनाओं को उन्होंने कविता की पंक्तियों में पिरोया और उसे नाम दिया आत्मकथ्य। तो उस समय तो ये कविता उनकी हंस पत्रिका में नहीं छप सकी, पर कालांतर में काफ़ी बाद में जाकर उनकी वो कविता वहाँ पर छपी। लेकिन उनके बोले जाने पर कवि के मन में जो विचारों की अभिव्यक्ति हुई उसको उन्होंने शब्दों में बांधा है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जयशंकर प्रसाद की लिखी पंक्तियों का विश्लेषण करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली पंक्ति है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जयशंकर प्रसाद जी अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए लिखते हैं मधुप मतलब भंवरा। अपने मन को उन्होंने भंवरा कहकर संबोधित किया है। भ्रमर रूपी मन, मेरा मन गुनगुनाकर कह रहा है। कौन सी कहानी कह रहा है?
गुंजार करता हुआ मेरे जीवन की कहानी कहता है। कवि इतना तो जानता है कि उसके जीवन रूपी बगिया में उनके जो अच्छे संबंध थे वो मुरझाई पत्तियों की तरह गिरकर खत्म हो गए। जैसे पत्तियां मुरझा कर गिर जाती हैं, उसी प्रकार से उनके जीवन के अच्छे लोग, माता पिता, भाई, पत्नी, सब लोग एक एक कर कर मुरझाई पत्तियों की तरह गिरकर खत्म हो गए। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यहलो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। लिखते हैं कवि कि इस गंभीर मतलब शांत, नीलिमा मतलब आकाश में असंख्य मतलब अनेक महापुरुषों का जीवन इतिहास छिपा हुआ है। कई महापुरुषों ने अपना जीवन इतिहास यहाँ पर खत्म कर दिया है और आपके पास जब उनका जीवन पहुंचा, किसके पास? लोगों के पास, तो उनका जीवन एक मजाक बनकर रह गया, उपहास बनकर रह गया। तो अब अपने बारे में लिखते हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि ये दुनिया जो है, लोग, समाज किसी के मन के दुख को समझकर उनके मन के दुख की व्यथा को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो कहते हैं कि जो महापुरुष अपनी जीवन गाथा यहाँ छोड़ कर गए तो उनका उपहास हुआ, तो उसके बाद भी मुझे कहते हो कि मैं अपनी सारी दुर्बलता, जो मेरे मन में कमजोरी है, वो सारी कमजोरी मैं तुम सबके सामने खोल दूं। अच्छा, अगर खोल भी दूं तो क्या होगा? तुम सुनकर सुख पाओगे। दुनिया को कह रहे हैं कि तुम सुनोगे और मेरा दुख सुनकर आनंदित होगे, सुख पाओगे, तुमको अच्छा लगेगा। और मेरा क्या होगा? मेरे मन के गागर में जो कुछ भी मेरा दुख है समाया हुआ, वो निकल जाएगा, मेरे मन का गागर रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। चलते हैं हम दूसरे पैराग्राफ की ओर। दूसरे पैराग्राफ में कवि लिखते हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। कवि कहते हैं कि लेकिन मैं अपनी गाथा, अपनी दुर्बलता तुम लोगों के सामने बता तो दूं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मेरे मन का गागर तुम ही खाली करने वाले हो। और क्या करोगे? अपने आपको समझोगे, मेरे जीवन के दुख का रस ले लोगे और क्या करोगे? अपनी भरने, और उसमें अपना विचार मिलाओगे। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि कहते हैं कि मेरी रिक्तता को जानकर, मेरी कमी, रिक्तता मतलब मेरे मन की कमी, मेरी रिक्तता को जानकर कहीं आप लोग यह न समझ लें कि मेरे मन की जो ये रिक्तता है, जो कमी आई है, जो कुछ खोया है हमने, उसके लिए कहीं जिम्मेदार मैं ही तो नहीं हूँ। कहीं आप लोग ऐसा न समझ लें, जो मेरी खुशियों को समेट कर अपने जीवन में खुशियाँ भरते रहे हैं। कवि के जीवन की खुशियाँ समेट कर लोगों को बोलते हैं कि आप अपने जीवन में खुशियाँ भरते जा रहे हैं। कवि का जीवन अरी सरलते, उन्होंने अपने जीवन को संबोधित किया है, अपने मन को संबोधित किया। वो कहते हैं कि यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि का जीवन इतना सरल रहा जो दूसरों के स्वभाव को समझ ही ना सका। इस तरह अपनी सरलता बताकर कवि अपनी हंसी उड़ाने वाले को अवसर नहीं देना चाहते हैं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कहते हैं कवि कि अपनी भूलों को, या जहाँ जहाँ मैंने धोखा खाया है अपने जीवन में, उसको औरों के सामने प्रकट कर अपनी सरलता,
कि हंसी उड़वाना मैं नहीं चाहता, ये मुझे उचित नहीं लगता है। अब बाद में फिर अपने बीते समय की कुछ अच्छी यादों को याद करते हुए वो लिखते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। अब यहाँ कवि किसके लिए कहा है? अपनी पत्नी के साथ जो उनके बिताए हुए अच्छे पल थे, सुखद पल थे, खुशियों के पल थे, उसके बारे में कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा मतलब सुंदर कहानी। उज्ज्वल गाथा, मैं अपने जीवन की उज्ज्वल गाथा, सुंदर गाथा कैसे सुनाऊं जो हमने मधुर चांदनी रातों में बिताया है। मधुर चांदनी रातों में खिलखिलाकर जो हंसकर मेरी पत्नी बातें किया करती थी, उन बातों को मैं कैसे सार्वजनिक कर दूं, कैसे साझा कर दूं, उस गाथा को सबके सामने सुनाने का कोई औचित्य मुझे नज़र नहीं आता है। आगे उन अच्छे दिनों को याद करते हुए तीसरे पैराग्राफ में कवि वर्णन करते हैं, लिखते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं कि वह सुख मुझे कहाँ मिला। माता पिता और भाई के खोने के बाद और पत्नी के आने के बाद जो मेरे जीवन में थोड़े सुख के क्षण आए थे, वो क्षण मेरा बहुत लंबे समय तक नहीं चला। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई स्वप्न देखा हो, अच्छे समय का कोई स्वप्न देखा हो, और तुरंत से वो खुशी मेरे आलिंगन में, मेरी बाह में आकर और हमसे दूर छिटक गई और मुस्कुराकर मेरे से बहुत दूर निकल गई। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अपनी पत्नी के बारे में कवि ने यहाँ वर्णन किया है। अब अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन करते हुए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। लिखते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ पर कवि ने अपनी पत्नी के गालों की लाली की तुलना सुबह उषा काल से किया है। सुबह जब सूर्योदय होता है तो चारों तरफ कैसा वातावरण होता है, लालिमा छाई रहती है। तो वही कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जिसके अरुणिम मतलब लाल रक्तिम गालों के समीप रहते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि अनुराग बिखेरती हुई, प्रेम फैलाती हुई, प्रेम का प्रसार करती हुई उषा हो, सुबह प्रातः का समय हो। अब आगे लिखते हैं, लास्ट पर लाइन है कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। अब कवि लिखते हैं कि उसकी स्मृति, वो जो पत्नी के साथ सुखद क्षण बीते थे, वो जो क्षण है वो अब मेरे दिल में स्मृति के रूप में है, याद के रूप में है, और वो याद मेरे लिए पाथेय बनी। पाथेय बनी मतलब जैसे बीमार होने पर व्यक्ति को पंथ दिया जाता है उसको सुधरने के लिए, है ना। तो जब कभी दुख में भीग जाते हैं तो इन सुखद क्षणों को याद कर हम तरोताजा हो उठते हैं। तो इसीलिए अपनी पत्नी की याद को, स्मृति को पाथेय बताते हैं, पंथ के रूप में बताते हैं। और वो कैसा है, जैसे थके पथिक की पंथा की। जैसे कोई थका हुआ पथिक मुसाफिर गुजरता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो उसको सुखद एहसास होता है। वही है कि एकदम दुख से भरे जीवन में पत्नी के साथ बिताए हुए खुशनुमा समय को वो एक सुंदर स्मृति के रूप में अपने दिल में जिंदा रखना चाहते हैं। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, जीवन जीने का मार्गदर्शक बनी है। थके पथिक की पंथा की
सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को, कि है ना, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन मतलब किसी कपड़े की सिलाई अगर उधर जाए तो वहाँ से बदन दिखने लगता है ना। तो वही लिखते हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि लिखते हैं कि आत्मकथा के लिए प्रेरित जिन लोगों ने उन्हें किया था कि आत्मकथा लिखो, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि मेरे जीवन की जो गुदड़ी है, जो कपड़ा है, मेरे जीवन रूपी कपड़े में सीवन उधेड़ कर, अर्थात मेरी विस्मृत पीड़ा, वैसी पीड़ा जिसको मैं भूल चुका हूँ, उसको मैं अपने मन के किसी कोने में दबा कर रखा हूँ। मेरी व्यथा मेरे मन में सोई हुई है और उस विस्मृत पीड़ा को कुरेदने पर दर्द के अतिरिक्त जीवन में कुछ विशेष नहीं दिखाई देगा। अतः मेरे आत्मकथा लिखने का कोई मतलब नहीं है। ना मैं अपनी पीड़ा लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ और ना ही वो कुछ क्षण जो मैंने सुख के बिताए थे, खुशियों के बिताए थे, उन्हें भी मैं सबके सामने साझा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सुखद याद मेरे लिए मेरे जीवन जीने का मार्गदर्शन है। तो जयशंकर प्रसाद के इस कविता का विश्लेषण आप भली भांति समझे होंगे, ऐसी आशा मैं करती हूँ। और अगर कोई इससे परेशानी है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।